मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, लगातार मिथिला मंच न्यूज का डिबेट दरभंगा और पूरे देश के विभिन्न कोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरभंगा किस क्षेत्र में विकसित हो रहा है, उसकी पूरी प्रतिफल हम दिखाने का प्रयास करते हैं दरभंगा के तमाम जनता को। हमारा राजनीति, चिकित्सा एवं विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए हम डिबेट करते हैं, जिसमें हमारे साथ बुद्धिजीवी, राजनीतिक एवं डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं। आज हम अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे दरभंगा के हजारों छात्रों का भविष्य निर्भर है। आज सबसे पहले हम मिला दें, हमारे साथ हैं 3 कॉलेज के प्राचार्य हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम डॉक्टर रहमतुल्लाह जी हैं, डॉक्टर रहमतुल्लाह जी मिलत कॉलेज से। रहमतुल्लाह जी, आपका स्वागत है। मनोज जी। वहीं दूसरी तरफ हम बता दें, जलान कॉलेज से हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी। नरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। जी, थैंक यू सर। वहीं हम बता दें, तीसरे हमारे साथ हैं मरवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर हीराकांत झा। हीरा जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। तो चले, 3 प्राचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का मुद्दा हमारे सामने है, क्या कॉलेज के प्रति बढ़ रहा छात्रों में विश्वास। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जो भी कॉलेज के सामने समस्या है, जो भी कॉलेज की उपलब्धियां हैं, उसको हम आपके समक्ष रखेंगे। हमारे पूरे 1 घंटे का डिबेट तमाम छात्र देखें। हमें लगता है कि दरभंगा कुछ विकसित होते जा रहा है। और उस पर एक चीज हम जानना चाहेंगे कि कॉलेजों का माहौल क्या बदला है, रहमतुल्लाह सर। और यहाँ तक सवाल है कि कॉलेज का माहौल बदला है। वाकई कॉलेज का माहौल बदला है। कॉलेज के अंदर में जो पहले की स्थिति थी, अब जो नैक का सिस्टम हुआ है, उस नैक के सिस्टम के बाद जिन कॉलेजों का नैक हो गया, वहाँ पर वो तमाम सहूलियात दे दी गई है। खास करके ऐसी बातें हैं जहाँ पर पूरा कैंपस वाईफाई हर कॉलेज का तकरीबन हो गया है, बिहार सरकार के 7 निश्चय प्रोग्राम के आधार से। उसके बाद कॉलेज के अंदर में खेल कूद की भी सुविधाएं बढ़ गई हैं। पढ़ाने लिखाने के लिए भी हर कॉलेज के अंदर में तमाम सब्जेक्ट में धीरे धीरे शिक्षकों का भी डिपुटेशन भी हो रहा है और नए शिक्षक का मतलब कि हम लोग जो यूपीएससी से आए हैं उनकी बहाली भी हो रही है और हम लोग को शिक्षक मिले हैं। हर कॉलेज में 4-5 शिक्षक अभी नए आए हैं, जिसके वजह से नए शिक्षकों का जो योगदान रह रहा है और उनके अंदर में जो खरोश है, उसके वजह से लड़कों के बीच के अंदर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। लड़के क्लास करने के लिए आ रहे हैं और साथ में जो अटेंडेंस का माहौल बना है और अटेंडेंस के साथ पढ़ाने का एक नया माहौल बना है। खास करके अभी इंटरमीडिएट का जो फॉर्म भराया जा रहा है बिल्कुल ऑनलाइन हो गया है। डिग्री का जो फॉर्म भराया जा रहा है वो ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन के भी जो प्रक्रिया हो रही है, उससे भी लड़कों के अंदर में एक नई चाह बढ़ गई है कि भाई हम बाहर से भी ऑनलाइन कराते हैं, लेकिन कॉलेज में जाकर के कॉलेज के वातावरण को देखें। और कॉलेज के अंदर में जैसे कि कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, जहाँ पे ICTC का पूरा प्रोग्राम है। कॉलेज के अंदर में बच्चे आते हैं कि हमको मुफ्त के अंदर में वाईफाई सेवा उपलब्ध है। यहाँ पे खेल कूद के लिए भी जो सुविधाएं मिलती है, उन तमाम के वजह से हमको लगता है कि कॉलेज के अंदर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जी डॉक्टर नरेंद्र जी, किस तरह का माहौल बदला है अब विगत कुछ दिनों में, विगत कुछ वर्षों में विभिन्न कॉलेजों में? विगत कुछ वर्षों से मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी संबद्ध कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज है, उसमें मैं रमावल्लभ जलान कॉलेज बेला दरभंगा एक हूँ। यहाँ मेरे महाविद्यालय में वर्तमान कुलपति महोदय के निर्देश में अब BA में, BSc में और BCom में नामांकन की प्रक्रिया है ऑनलाइन। तो इस ऑनलाइन व्यवस्था से ये सुदृढ़ हुआ है कि अब सही छात्र का और सभी आरक्षण का पालन करते हुए नामांकन लिया जा रहा है। अब किसी भी तरह से छात्र परेशान नहीं होते हैं। इससे कॉलेज में भी छात्रों का दोहन नहीं हो रहा है। केवल छात्रों को हित में ही काम किया जा रहा है। इस ऑनलाइन प्रोसेस से ये सुविधाएं हुई है छात्रों को, छात्र के गार्जियन को। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सुविधा बिहार सरकार ने दिया है कि लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, जिसके तहत हम लोग
निःशुल्क नामांकन ले रहे हैं और परीक्षा फॉर्म भी भरा जा रहा है समय पर। वर्ग का व्यवस्था अभी नया में हम लोगों के यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस चालू हुआ। इससे सबसे बड़ी इसकी खासियत हमने देखा है कि सभी शिक्षक समय पर अब उपस्थित होने लगे हैं, कर्मचारी उपस्थित होने लगे। तो छात्र अभी भी 30-40% छात्र वर्ग में नहीं आ पा रहे। इसके लिए हम लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं जो उनको मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए और पत्र के द्वारा सूचित कीजिए गार्जियन को, और कर रहे हैं। सबको मैसेज भेज रहे हैं, मोबाइल नंबर सभी का है। तो इससे क्या होता है, उत्तरोत्तर वर्ग में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। तो ये लग रहा है 6 महीना में अपडेट हो जाएगा, जो वर्तमान में पहले नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों की उपस्थिति भी हो गई और छात्र का भी स्थिति सुदृढ़ हो रहा है। तो इस और पुस्तकालय में हम लोग पुस्तकों की जो संख्या है, पुस्तकों का जो देखरेख है, ये सभी सिलेबस के अनुरूप है। इससे छात्रों को काफी सहूलियत होती है। छात्र में खेल कूद के प्रति भी काफी जिज्ञासा बढ़ी है। इस बार भी हमारे महाविद्यालय से जो सेमीफाइनल तक क्रिकेट में गया है छात्र के प्रचार हमारे साथ वार्ता कर रहे हैं। इसके बाद से गंभीर मुद्दे पर फुटबॉल में भी गया है। तो खेल के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है और एनएसएस के माध्यम से विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, क्या महाविद्यालय जिससे कि महाविद्यालय का छात्रों की जो पहले सोच थी, सोच और विकास दोनों साथ साथ हो रही। तो जो पहले से कुछ दिक्कतें थी, कठिनाइयां थी, वो वर्तमान में धीरे धीरे दूर हो रही है। इसमें कहीं शंका नहीं है। और लेकिन सरकार के तरफ से हम लोगों को तो वेतन भी नहीं मिलता है। इसके बाद से वाईफाई की सुविधा कंस्टिट्यूएंट में दिया गया है, एफिलिएटेड में नहीं दिया गया है। तो हम लोग अपने स्तर से भी लगे हैं, जो किसी तरह विद्यार्थी को, छात्रों को आकर्षित करने के लिए अपने कैंपस में वाईफाई की व्यवस्था करें, इसमें अग्रसर हैं, जो इस कमी को पूरा करें। और नैक में लगे हुए हैं, जिसके चलते छात्रों के लिए पेयजल का व्यवस्था कर चुके हैं। अलग से छात्र छात्राओं के लिए शौचालय का व्यवस्था कर चुके हैं। तो इस प्रकार से विकास उत्तरोत्तर हो रहा है महाविद्यालयों में वर्तमान कुलपति महोदय के नेतृत्व में। और काफी हम लोगों को एक गार्जियन के हैसियत से उनका निर्देश प्राप्त होता है और यहाँ पर मैं कॉलेज में पालन करते हैं। जी सर। जी हीरा जी, क्या मरवाड़ी कॉलेज में भी क्या किस तरह का कॉलेज में बड़ा है जो माहौल है वो? जी हीरा जी। हेलो। जी जी। हाँ, मिथिला मंच का स्वागत है। मरवाड़ी महाविद्यालय परिवार की ओर से आप लोगों का स्वागत, जो आप लोग समय समय पर इस तरह का प्रोग्राम आयोजित करते हैं और दरभंगा की जनता को, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग को आप विभिन्न समस्याओं से, महाविद्यालय के समस्याओं से आप अवगत कराते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। जहाँ तक कॉलेज के माहौल का सवाल है, वस्तुतः कुछ दिनों से कॉलेज का माहौल निश्चित रूप से बदला है। सरकार ने जब से प्राइवेट ट्यूशन पर और प्राइवेट जो कोचिंग है उस पर रोक लगाई है, जो आप 10 बजे से 4 बजे तक कोचिंग नहीं चला सकते हैं, इसके चलते वर्ग में छात्रों का इजाफा हुआ है। वैसे चोरे छुपे लोग जो है सो अभी भी कोचिंग चलाते हैं 10 बजे के बाद भी, लेकिन फिर भी लड़कों की संख्या में वृद्धि हुई है और धीरे धीरे यह वृद्धि हो रही है। अगर जिला प्रशासन सख्ती से इसको लागू करे तो हमें लगता है जो लड़कों का जो नामांकन हुआ है वो करीब करीब 90% बच्चे जरूर महाविद्यालय में उपस्थित होंगे। हमारे महाविद्यालय में किस तरह जी 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 अब माहौल जो है सो धीरे धीरे बदला इसलिए भी है, जो जिस सब्जेक्ट में हमारे यहाँ शिक्षक की कमी थी, वो नए कुलपति महोदय जो आए हैं उनके निर्देशन में कुछ नए टीचर का बहाली हुआ है, जिससे हमारा विभाग सब धीरे धीरे जो है सो भर गया है और बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित होती है और लड़के भी आना शुरू किए हैं और छात्र आ भी रहे हैं। 75% लड़के उपस्थित हों उसके लिए भी हम लोग स्ट्रिक्ट किए हुए हैं और हमारे सभी शिक्षक समय पर आते हैं। बायोमेट्रिक के द्वारा जहाँ तक अटेंडेंस का सवाल है, हमारे महाविद्यालय में बहुत दिन से ये सिस्टम लागू है और विश्वविद्यालय से भी यह निर्देश आया है जो बायोमेट्रिक का आप अक्षरशः पालन करें और
जी जी जी, जी, हेलो, हाँ, आ रही आवाज? जी। जी जी, हमारे शिक्षक जो है सो समय पर आते आवाज नहीं आ हैं। रही मास्टर है। रूटीन बना हुआ है 10 से 4। हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी आते हैं, 5 घंटा हमारे शिक्षक रहते हैं, 6 घंटा नॉन टीचिंग स्टाफ रहते हैं और रेगुलर क्लास जो है सो चल रहा है। बच्चे प्रैक्टिकल में भी आना शुरू किए हैं और प्रैक्टिकल का क्लास भी हम लोगों ने अब सुनिश्चित किया है। छोटा मोटा सामान जो नहीं था वो ला करके लड़के को आकर्षित कर रहे हैं। खेल कूद में भी जो है सो हम अपने महाविद्यालय का इस बार जो विश्वविद्यालय में अभी युवा महोत्सव हुआ है उसमें भी हमारे कॉलेज से 12 छात्र छात्राएं भाग ली हैं। 5 इवेंट्स में हमारे कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन गया हुआ था। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से कॉलेज का माहौल बदला है और बच्चे भी आने लगे हैं। जो बच्चे नहीं आते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने हमारे साथ 3 प्राचार्य जुड़े हुए हैं और हम बता दें कि दरभंगा में विभिन्न महाविद्यालयों की क्या स्थिति है और किस तरह विकास होते जा रहा है, छात्रों का विश्वास किस तरह महाविद्यालय पर बढ़ रहा है और महाविद्यालय किस तरह की व्यवस्था छात्रों के लिए की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज अहम चर्चा हमारे साथ। हम दूसरा सबसे जानना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के हमेशा कटघरे में रहा है दरभंगा। जब हम देखते हैं कि दरभंगा जब 12वीं का भी रिजल्ट लें, रिजल्ट को लेकर के हम देखते हैं कि बाहर के छात्र कुछ ज़्यादा करते हैं दरभंगा में, तो गुणात्मक शिक्षा का क्या आधार होना चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए? जी रहमतुल्लाह जी। हाँ, गुणात्मक शिक्षा के लिए सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, अक्सर हम लोग कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हम लोगों को देना है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो प्रयास हम लोगों का चालू है उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये आया है अभी कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे शिक्षक जहाँ पर मौजूद रहते हैं उनसे अच्छी तरह से उनका मतलब उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और साथ में अभी जो बदलाव है वो प्रैक्टिकल भी हम लोग चालू कर दिए हैं। प्रैक्टिकल की वजह से एक सबसे बड़ी खूबी ये हो गई है कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ गया है। खास करके जो यहाँ पे साइकोलॉजी है और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ये अलग बात है कि जो लिविंग जानदार जानवर था, मेढक वगैरह का इसका नहीं होता है, लेकिन जो हमारे पास म्यूजियम स्पेसिमेन है उससे प्रैक्टिकल चालू हो रहा है, तो बच्चों को ये नई चीज़ देखने को मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि गुणात्मक एजुकेशन के लिए सबसे पहले बच्चों का कॉलेज आना जरूरी है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो एडमिशन के टाइम में बच्चों से हम लोग 2 पोस्ट कार्ड लेते हैं। उन पोस्ट कार्ड को या अंतर्देशीय कार्ड लेते हैं, उस अंतर्देशीय कार्ड को हम लोग बच्चों के यहाँ पोस्ट कर रहे हैं। उस पोस्ट करने के बाद बच्चों को ये निर्देश करते हैं कि आप आके क्लास करें। अब तो नाम काटने वाली बात आती है, फिर लड़कों गार्जियन का प्रेशर आता है। अब तो गुणात्मक शिक्षक के लिए एक और मतलब हम लोग काम किए हैं कि जो गार्जियन की मीटिंग है तो टीचर्स और गार्जियंस और स्टूडेंट मीट हम लोग कराते हैं। विगत चंद महीना पहले एक गार्जियन मीट यहाँ हुई, इसके अंदर में बहुत सारी बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ के अच्छा कर लेंगे। हमने उनसे कहा कि नहीं, ट्यूशन के साथ साथ अगर बच्चों को कॉलेज समय पे कॉलेज भेजा जाए, अगर कॉलेज के अंदर बच्चे आएंगे, हमारे एक्सपर्ट टीचर यहाँ मौजूद हैं और जो किताबें हैं, जो सिलेबस की किताब है, उन किताब से पढ़ा जाए, नोट से नहीं पढ़ा जाए। और मार्केट के अंदर में जो नोट मिल रही है अगर उससे नहीं पढ़ा जाए तो गुणात्मक शिक्षक के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। गुणात्मक शिक्षक के लिए एक और चीज़ है, खेल कूद का भी इसके अंदर में योगदान है। अभी इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुआ, फिर उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हुआ, उसके अंदर में भी हमारे बच्चे, हमारे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी शिक्षा के साथ साथ खेल कूद के अंदर में भी बढ़ावा हो रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आप क्वालिटी की एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर बच्चे नए किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे, अगर बच्चों के अंदर में नया टैलेंट नहीं आएगा, अगर बच्चे प्राइमरी के जो किताबें मिल रही हैं, जो मतलब बेसिक बुक्स है, अगर उसका अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ नोट से तैयारी करेंगे तो गुणात्मक एजुकेशन का आना संभव नहीं है। गुणात्मक शिक्षा की, क्योंकि कोई भी छात्र ट्यूशन की तरफ ज़्यादा मुखातिब हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वहाँ गुणात्मक शिक्षा मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, ट्यूशन मिलेगा, तो वो छात्र सीधा कॉलेज से उधर मुड़ते। तो किस तरह का गुणात्मक शिक्षा का मापदंड कॉलेज में होना चाहिए? कॉलेज में तो सबसे ज़्यादा गुणात्मक शिक्षा दी जाती है, इसलिए कि सभी शिक्षक योग्य होते हैं। शिक्षक आते हैं, शिक्षक बैठते हैं छात्रों को पढ़ाने, पढ़ के 4 घंटा पढ़ के आते हैं, तब 2 घंटा पढ़ाते हैं। इसलिए गुणात्मक शिक्षा तो कॉलेज में दी ही जाती है। लेकिन लोगों के और गार्जियन के बीच एक धारणा सी बन गई है कि कॉलेज में जाकर के छात्र इधर से उधर घूमते हैं, पढ़ते नहीं। लेकिन इसमें कॉलेज का भी 1-2 सिस्टम चेंज करना होगा।
जैसे कि छात्र का प्रतिदिन 3 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास, और वो क्लास 11 बजे से 12 बजे तक है, और उसके बाद 3 बजे से 4 बजे है। तो इस बीच में छात्र क्या करे? तो इसके लिए रूटीन बनाने पर में भी ध्यान दिया जाना चाहिए लोगों को, जो रूटीन उसका रेगुलर हो, जो छात्र निरंतरता बनी हुई हो पढ़ाई में, जिससे कि क्लास में चले। माने एक छात्र आवे, किसी ऑनर्स का छात्र आवे, तो वो पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास लगातार कर, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था बहुत जगह नहीं है, जिसके चलते गुणात्मक शिक्षा में कुछ कठिनाई होती है। छात्र एक क्लास करते हैं, छात्र तो कॉलेज आते ही है, लेकिन वो एक क्लास करके चले जाते हैं। तो इसलिए गुणात्मक शिक्षा में ये सबसे बड़ी कठिनाई हो रही है कि छात्र को लगातार क्लास, इसके और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जो छात्र आवे, साइंस के छात्र आवे, तो उन्हें लगातार ही क्लास करना पड़े, जिससे कि छात्र कहीं घूमने नहीं जाएं, कॉमन रूम में बात करके समय नहीं व्यतीत करें, कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो, इस तरह का आयोजन होता रहे, जिससे कि गुणात्मक विकास हो छात्रों का। मानसिक विकास भी इसके साथ जरूरी है, इसलिए छात्र कॉमन रूम जो है उसको विकसित किया जाए, आधुनिक ढंग से उसको विकसित किया जाए, स्मार्ट रूम का विकास किया जाए, और इस ओर हम लोग ध्यान भी दिए हैं, जिससे कि स्मार्ट क्लास चले, जो छात्र आकर्षित हो, क्लास करे। और प्रायोगिक कक्षा चल रही है, इस सबसे छात्रों की संख्या वर्ग में बढ़ी है, लेकिन कुछ कमी है, जिसके चलते छात्र निरंतर क्लास नहीं कर पाते हैं, जिसमें यही मुख्य समस्या आ रही है। जो एक क्लास छात्रों का क्लास फिजिक्स ऑनर्स का है, तो फिजिक्स लगातार 3 क्लास उस छात्र का हो जाए, ये नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते छात्र एक क्लास करके चले जाते रहते हैं। ये कठिनाई है गुणात्मक शिक्षा में, लेकिन इसका समाधान वर्ग की संख्या बढ़ा करके, कमरों की संख्या बढ़ा करके निकाला जाएगा। ये लगता है जो 6 महीना 1 साल में ये भी कठिनाई दूर हो जाएगी। इसके और हर कॉलेज में हम लोगों के यहाँ भी सिलेबस के अनुरूप ही पुस्तक है, छात्र वही पुस्तक लेते हैं, 1 सप्ताह के लिए पढ़ते हैं। इसलिए गुणात्मक शिक्षा में अभी विकास हो रही है, लेकिन पूर्ण विकास नहीं हुआ है, इसमें लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी जी डॉक्टर हीरा जी, जहाँ तक गुणात्मक शिक्षा की बात है, तो क्वालिटी एजुकेशन सही बात है, क्वालिटी एजुकेशन तो होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का हमारे ख्याल से उसका मतलब ये नहीं है। जो हम दरभंगा जिला का अगर हम रिजल्ट देखते हैं, आपने कहा जो दरभंगा जिला का जब रिजल्ट निकलता है, मैट्रिकुलेशन का हो या इंटर का हो, तो हमारे बच्चे जो है उतना अच्छा नहीं करते हैं जितना कि दूसरे मतलब जिला के बच्चे करते हैं। उसका एक कारण ये भी है, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो सभी बहुत टैलेंटेड है। मिथिलांचल का जो भी बच्चा है, चाहे वो इंटर का हो, डिग्री का हो, मैट्रिकुलेशन का हो, बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है। कुछ परीक्षा का माहौल ऐसा होता है जो हमारे बच्चे उसमें पिछड़ जाते हैं, ज़्यादा अंक नहीं ला पाते हैं, और दूसरे जगह के बच्चे को ज़्यादा अंक मिल जाता है, जिससे कि उनका रिजल्ट जो है सो 2nd डिवीज़न के बदले उसको 1st डिवीज़न होता है, हमारे बच्चे 2nd डिवीज़न करते हैं। लेकिन अगर आप विगत 2, 3, 4 साल से अगर आप कंपटीशन का रिजल्ट देखिएगा, तो आपको पता चलेगा जो दरभंगा का विद्यार्थी या मिथिलांचल के जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो किसी कौम के हों, उनका सबसे ज़्यादा कम्पीट करता है हमारे मिथिलांचल का विद्यार्थी। चाहे वो बैंक कंपटीशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कंपटीशन हो, चाहे वो मेडिकल का कंपटीशन हो, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे में टैलेंट है और उसमें वो इंस्टिंक्ट है, जो अगर उसको हम थोड़ा सा भी क्वालिटी एजुकेशन के बारे में जानकारी दें तो लड़का हमारा अच्छा कर रहा है और करेगा। जहाँ तक हमारे महाविद्यालय का सवाल है, हमने क्वालिटी एजुकेशन के लिए अपने महाविद्यालय में पहले शिक्षक नहीं थे तो बच्चे नहीं आते थे। अब हमारे यहाँ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नए नए टीचर आए हैं, एकदम यंग एनर्जेटिक टीचर हैं, हमेशा वो बच्चे आते हैं। पहले एक दिन हमारे फिजिक्स के नए टीचर से बात हुई, वो कहे जो सर बच्चे जो है सो टेक्स्ट बुक का मतलब हम पूछे तो नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है जो नोट से हमको लिखना है, नोट से हमको आंसर तैयार करना है। तब हमने समझाया जो टेक्स्ट बुक क्या होता है, और हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक से अब बच्चे को नए तरह से, वो जो नए टीचर आए हैं वो अपने ढंग से शुरू किए हैं, क्योंकि टीचर थे नहीं बहुत दिन से, नए नए वो लोग आए हैं, वो लोग भी एकदम यंग एनर्जेटिक है। तो इस तरह से हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जो है सो ध्यान दिए हैं। स्मार्ट क्लास भी है हमारे यहाँ, लैंग्वेज लैब की व्यवस्था है,
स्पोर्ट्स के लिए व्यवस्था है और हमारा पूरा होल कैंपस वाईफाई कैंपस है और हमने सारी सुविधाएं हम लोगों ने कर रखी है और धीरे धीरे हम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे आकर्षित हों और क्लास आना भी बच्चे शुरू कर दिए हैं। 11वीं का बच्चा एकदम पूरा क्लास भरा रहता है। पार्ट 1 में जो नया इस बार एडमिशन हुआ है ऑनर्स का, उसमें भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। अब पार्ट 2 पार्ट 3 के बच्चे भी आना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग का है, हमारे सभी शिक्षक जो है सो चाहते हैं जो नई क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दें, बच्चे की पढ़ाई जो हो सो सुनिश्चित हो। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ आज 3 महाविद्यालय के प्राचार्य हमारे साथ हैं, जो महाविद्यालय की तरफ हम तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को महाविद्यालय भेजें, क्योंकि महाविद्यालय की स्थिति अब बेहतर हुई है। वहाँ माहौल बदला है, वहाँ कॉमन रूम बने हैं, वहाँ पर पानी की सुविधा है, वहाँ भवन बने हैं, वहाँ हर तरह की सुविधा, वाईफाई माहौल दिया जा रहा है, शिक्षक भी आ रहे हैं। अब एक मुद्दा जो हमें लगता है, हम बता दें 3 महाविद्यालय प्राचार्य, एक बार फिर आप लोग को हम दर्शकों को बता दें, हमारे साथ डॉक्टर रहमतुल्लाह जी हैं मिलत कॉलेज से, डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी हैं जलान कॉलेज से, डॉक्टर हीराकांत झा जी हैं जो मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य हैं। एक मुद्दा जो अहम है, जो सभी जगह समस्या आती है, चूँकि महाविद्यालय में जो नामांकित होते हैं वो प्रायः बोर्ड के छात्र होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और वो सीबीएसई नहीं बिहार बोर्ड से होते हैं। उनका अंग्रेजी इतना कमज़ोर होता है कि ना साइंस सब्जेक्ट को, जैसे इन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक नहीं समझ पा रहे हैं, तो एनसीईआरटी से भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो क्या कॉलेजों में नामांकित पहले छात्रों को अंग्रेजी के लैंग्वेज पर विशेष बल देने की आवश्यकता है ताकि उनका साइंस सब्जेक्ट के प्रति और सिलेबस के प्रति माहौल बदले? जी डॉक्टर रहमतुल्लाह जी। अच्छा, तो ये एनसीईआरटी से और सीबीएसई से जो बच्चे आ रहे हैं और बिहार बोर्ड से जो बच्चे आ रहे हैं, अब जहाँ तक बच्चों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार बोर्ड से बच्चे 70% या 60% नंबर लेकर के आ रहे हैं, वो उन बच्चों से ज़्यादा अच्छे होते हैं जो 80% 85% एनसीईआरटी और सीबीएसई से लेकर के आ रहे हैं। अब जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है कि उनका अंग्रेजी का और साइंस समझने की भाषा है, तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, चूँकि मैं खुद साइंस का हूँ, और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि साइंस का हिंदी रूपांतरण करना ज़्यादा मुश्किल है। साइंस को अगर अंग्रेजी में पढ़ा जाए तो बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन अंग्रेजी और दूसरे भाषाओं में अगर साइंस को हम व्याख्यान करेंगे तो वो ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम साइंस पढ़ने वाले बच्चों को नहीं है। हाँ, आर्ट्स के बच्चों को और कॉमर्स के बच्चों को अगर ऐसी बातें हैं तो उनको लैंग्वेज पर ध्यान देना है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कॉलेज व्यवस्था करती है अलग से लैंग्वेज क्लासेज या अलग से। जी हाँ हाँ हाँ, नहीं देखिए, मतलब जो भी बच्चे हम लोगों के यहाँ आते हैं उसका एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन के बाद वो 3 महीने के अंदर में सब बच्चे आपस में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उनका लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ये कुछ कहने की बात नहीं है, वो एकदम कहावत है कि जिस माहौल के अंदर में जो आदमी रहेगा वैसा सीख जाएगा। हम कॉलेज के अंदर में अंग्रेजी माहौल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों का जो बिल्कुल डायलेक्ट्स है, लोकल डायलेक्ट्स है, तो लोकल डायलेक्ट्स में हम लोग बात करते हैं, या तो उर्दू में बात करते हैं, या मैथिली में बात करते हैं, या हिंदी में बात करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बात करना हम लोग आउट ऑफ फैशन समझ रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो अभी सीबीएसई करके या एनसीईआरटी करके आते हैं, तो नए बच्चे कोशिश करते हैं अंग्रेजी में बात करने के लिए, और अंग्रेजी में बात करते करते उनकी बातें समझ में आ जाती है और बिल्कुल वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा हमको नहीं लगता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होना चाहिए था। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी आती है कि जहाँ तक जो बच्चे भी कॉलेज के अंदर में आएंगे पढ़ने के लिए, तो पढ़ने का अगर क्लास चल रहा है और क्लास के अंदर में अगर कंटिन्यू बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन पढ़ने के लिए जो हमारे टीचर हैं, टीचर उनका वर्ग ले, टीचर के साथ साथ वो बैठे, कॉलेज के वातावरण से जुड़े, कॉलेज को फ्रेंडली वातावरण होना चाहिए था, और टीचर को भी बच्चों के साथ जो बातचीत करने का जो तरीका है उस तरीके से अगर बातचीत करें तो बच्चों के अंदर में मोटिवेशन होता है। और बच्चे को किसी भी हाल में मोटिवेशन कर दे तो मोटिवेशन से बच्चे, जैसे कि आप लोग खुद एक मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाते हैं, जब अभी मतलब कि मैं मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य के बातों से सहमत हूँ, लेकिन कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन आप तो वहाँ टैलेंट सर्च करते हैं, तो टैलेंट सर्च मिथिला मंच के द्वारा होता है, वहाँ भी तो आप चुन चुन करके लाते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे टैलेंट है और टैलेंट के साथ यहाँ आते हैं और
हाँ, थोड़े बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चियां हैं जो पहला मतलब के पहली बार उनके फैमिली के लोग पढ़ रहे हैं, तो वैसे बच्चों के साथ कुछ परेशानियां होती हैं। उन बच्चों के लिए अलग से इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन अभी कॉलेजों में अलग से इंतजाम नहीं हो रहा है। के छात्र जो आते हैं वो तो काफी अंग्रेजी में गुणी रहते हैं, वो जानकार होते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड से जो छात्र और मदरसा बोर्ड के आ रहे हैं उसमें कुछ छात्र बोलने में हिचकता है, इंग्लिश बोल नहीं पाता है। इसलिए उन छात्रों के लिए हम लोग प्रोस्पेक्टस में भी व्यवस्था कर दिए हैं। प्रोस्पेक्टस में भी वो निर्देशित है जो शुक्र और शनिवार को स्पोकन इंग्लिश का हम लोग क्लास चलाते हैं, जिसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण चौधरी CV चौधरी जी अधिकृत है। वो शुक्रवार और शनिवार 12 बजे से 1 बजे को शुक्रवार और शनिवार को 2 दिन 1-1 घंटा इसके लिए स्पोकन इंग्लिश का क्लास चलवाते हैं। जिन छात्रों को कठिनाई होगी वो छात्र उस क्लास में नामांकन ले लेते हैं। उसमें 300 के लगभग छात्र एडमिट है आज के डेट में भी, तो वो लोग क्लास में उपस्थित होकर के क्लास लेते हैं और समझते हैं। जो कठिनाई होती है वो समझाया जाता है छात्रों को। इसके लिए CV चौधरी अंग्रेजी विभाग के अधिकृत हैं, वो पढ़ाते हैं। कठिनाई होती है बिहार बोर्ड के छात्रों को। डॉक्टर हीरा जी 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 डॉक्टर हीरा जी। जी हाँ, जहाँ तक आपने कहा जो दूर देहात से जो बच्चे आते हैं मैट्रिक पास करने के बाद उनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, और जो CBSE और से आते हैं या क्या कहते हैं उस अच्छी से जो आते हैं उस स्ट्रीम से, तो उनको जो है सो इंग्लिश, भाई बात आप सही कहें। लेकिन हमने देखा है जो CBSE वाले या NCERT वाले ये सब जो आते हैं बच्चे, वो इंग्लिश भले ही फर्राटा बोल लें, लेकिन हमारे देहात के बच्चे या जो हमारे मिथिलांचल के बच्चे हैं वो जब कॉलेज में आते हैं तो वो फर्राटा इंग्लिश तो नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम लिया जाए तो वे उन फर्राट इंग्लिश वाले से ये बेहतर नंबर लाते हैं लिखने में। वो बोली जरूर उनका आई है, चूँकि उनको उस तरह का माहौल नहीं मिला है। और जहाँ तक क्लास में बात है, मैं मारवाड़ी मिल्लत कॉलेज के प्रधानाचार्य रहमतुल्लाह साहब से सहमत हूँ। जो साइंस के बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होता है, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे हमारे ख्याल से अगर वो रेगुलर इंग्लिश का क्लास करें तो हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं वो इस ढंग से इंग्लिश को पढ़ाते हैं, और इतने अच्छे शिक्षक लोग हैं जो अगर रेगुलर क्लास विद्यार्थी करेगा तो आर्ट्स का हो कि कॉमर्स का हो कि साइंस का हो, उनको लिखने में तो नहीं दिक्कत होगी। और जहाँ तक बोलने की बात है तो यह स्वाभाविक है, हम लोग मिथिलांचल में हैं, मिथिलांचल का अपना अलग बोली है। आप लोग भी आते हैं मनोज जी, तो हम मैथिली में भी बात कर लेते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं, इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं, हम लोग भी अपने कलीग के साथ इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, तो हमारा बच्चा कैसे बात करेगा? तो या तो उसका साथी अगर उसको कोई मिल गया तो उससे बात करता है। तो धीरे धीरे बच्चे अगर कॉलेज आएंगे और अपना क्लास रेगुलर करना शुरू करेंगे तो वह जो साइनेस है हमारे यहाँ के विद्यार्थी का, इंग्लिश हम नहीं बोल पाते हैं, वो दूर हो जाएगा। और इंग्लिश भले ही वो बोल नहीं पाए, लेकिन उससे अच्छा बेहतर वो नंबर लाता है। हम देखे हैं हम अपने महाविद्यालय में भी, जो उसको 90% 95% नंबर है, इसको सिर्फ 60% नंबर है, फिर भी उसको जो है सो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में उससे अच्छा नंबर लाता है, सिर्फ फर्राटा इंग्लिश बोलने से। हाँ, ये बात जरूर है, आजकल का जो युग है उसमें उसकी भी आवश्यकता है ताकि लोग फर्राटा इंग्लिश बोले, ताकि लोग समझेगा अरे बहुत बड़ा आदमी है या बहुत अच्छा बोलता है। धन्यवाद। तो हम बता दें हमारे साथ 3 महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, और हम तमाम हमारा यह कार्यक्रम इसीलिए है कि हम दरभंगा के तमाम दर्शकों को यूट्यूब के माध्यम से भी शेयर करके इस कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाएंगे, छात्रों तक पहुंचाएंगे कि अब महाविद्यालय छात्रों के लिए हर तरह की सुविधा से तैयार है। जरूरत है कि आप महाविद्यालय में नियमित क्लास करें। एक सर्वे के अनुसार जो छात्र नियमित महाविद्यालय आया है उसको सीधा 50% अंक आना ही आना है, उसके बाद वो अगर तैयारी करता है तो उसे 70% आ सकता है। लेकिन अगर छात्र नियमित नहीं आता है, कहीं भी ट्यूशन सेंटर पर आधारित होता है, तो उसका अंक बेहतर नहीं होता है। ये एक सर्वे रिपोर्ट बताता है। तो अगर हम तमाम छात्रों से अपील करेंगे, अभिभावकों से अपील करेंगे कि आप छात्रों की बात को छोड़कर महाविद्यालय की जाकर वहाँ के माहौल देखें। 3 प्राचार्य हमारे साथ हैं, दिन रात मेहनत करके कॉलेज के माहौल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कॉलेज में वाईफाई की व्यवस्था तक की जा रही है जो 10 मिनट तक चलती है। छात्र चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट पर वो देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, लैब की सुविधा है, वहाँ शिक्षकों की अपॉइंटमेंट हो गई, जो पहले शिक्षक बहुत कमी थे, हालांकि और भी शिक्षक आने वाले हैं। खासकर अंतिम एक सवाल हम पूछेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
हमने देखा था जब VC साकेत कुशवाहा थे, उनके कुछ निर्णय थे। अभी जो कुलपति हैं उनके निर्णय, तो क्या लगता है कि अब जो कुलपति उनके निर्णय से क्या कुछ नया बदलाव आने वाला है, नया सुविधा मिलने वाली है आप लोगों को? जी रहमतुल्लाह जी। हाँ देखिए, मतलब कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से तो बात करना मतलब कि हमको नहीं लगता है कि उचित होगा, लेकिन अभी जो वाइस चांसलर है उनका जो पॉजिटिव थाउट है, उस पॉजिटिव थाउट के अंदर में सबसे पहला काम वो जो कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन के सत्र को नियमित कर रहे हैं। एग्जामिनेशन बिल्कुल नियत टाइम पे हो जाएगा, परीक्षा फल सही टाइम पे निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर में इनका पूरा का पूरा काम चल रहा है। हमारे वाइस चांसलर साहब का, वाइस चांसलर महोदय का एक और प्रयास है कि एकदम सही तरीके से कक्षाएं चले, वर्ग के लिए सभी टीचर समय पे आवे और अपना 5 घंटा कॉलेज में दे। इसके लिए उन्होंने बायोमेट्रिक का इंतजाम कराया कि बायोमेट्रिक से आके वो अटेंडेंस बनाएंगे, चाहे वो हैंड से बनाए या फेशियल बायोमेट्रिक से बनाए, दोनों तरह से, और फिर इसकी रिपोर्ट वहाँ जाती है। और इस तरह से कॉलेज के अंदर में कोई भी टीचर एक दिन भी एब्सेंट नहीं हो सकते हैं, कोई भी टीचर नॉन टीचर एक भी दिन एब्सेंट नहीं हो सकते हैं। लड़कों के लिए भी बायोमेट्रिक का इंतजाम करने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन चूंकि ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन इस पर भी काम हो रहा है। अगर इस काम के अंदर में हम प्रधानाचार्यों का सहयोग अगर वाइस चांसलर साहब को मिलेगा तो वाइस चांसलर साहब यकीनन इसके अंदर में भी कामयाब हो जाएंगे कि वो दिन दूर नहीं है जब बच्चों का भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा और गुणात्मक मतलब के शिक्षा भी मिलेगी, लड़कों का फुल अटेंडेंस भी होगा और साथ साथ कॉलेज का वातावरण बिल्कुल वैसे हो जाएगा जो पहले ज़माने में कॉलेज था कि एकदम 75% अटेंडेंस होगा या 80% अटेंडेंस के साथ ही फॉर्म भरने की इजाज़त दी जाएगी। आज के दिनों के अंदर में जिस सब्जेक्ट के अंदर में टीचर नहीं है वहाँ पर 75% अटेंडेंस का जब सवाल आता है तो हम लोगों को भी थोड़ा सा मौन हो जाना पड़ता है कि वैसे सब्जेक्ट के अंदर में हम के शिक्षकों की कमी के बारे में जहाँ तक है तो हमारे यहाँ अभी हिस्ट्री का शिक्षक नहीं है जो मेन सब्जेक्ट है, लेकिन हमको निकट भविष्य के अंदर में तुरंत हिस्ट्री का रिजल्ट आ गया है, हिस्ट्री के शिक्षक मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी में भी शिक्षा रिटायर कर जाएंगे, लेकिन वो भी है अभी काम चलने के लायक है। होम साइंस में शिक्षा नहीं है, अभी हमारे यहाँ कॉमर्स का नया शुरू हुआ था। कॉमर्स के अंदर में भी अभी रजिस्ट्रार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं डिप्यूटेशन करके किसी भी दूसरे कॉलेज के अंदर में जहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं वहाँ से आपको प्रतिनियुक्त किया जाएगा आपके कॉलेजों के अंदर में। तो इन तमाम मतलब के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने, साइंस के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के अंदर में भी हमारे शिक्षक आ गए हैं और वो अभी एक शिक्षक हैं जहां तक मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी यकीन के साथ हम कह रहे हैं कि ये जो आने वाला 2018 का साल होगा इसके अंदर में शिक्षकों की कमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फिर वातावरण हम लोगों के लिए बिल्कुल कितने शिक्षक हैं? हाँ, वातावरण बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ शिक्षक तो हर विषय काफी है और अब शिक्षक बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो जाने से शिक्षक महाविद्यालय आते हैं, समय पर आते हैं, 5 घंटा महाविद्यालय में बैठते हैं, यहाँ काम करते हैं, वर्ग भी अब लेना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। शिक्षकों की कमी यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी और दिन रात लोग लगे हुए हैं जो किस तरह से छात्राओं को अच्छी शिक्षा दी जाए, इसी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी यहाँ पर नहीं है। जी धन्यवाद। हमारे साथ फिर हीरा जी हैं। हीरा जी, क्या है नए निर्णय कुलपति का और किस किस विभाग में शिक्षक नहीं है आपके यहाँ? हमारे यहाँ जहाँ तक आपने सवाल किया है जो पहले के कुलपति कुशवाहा साहब के समय में और ये जो अभी वर्तमान कुलपति महोदय हैं उनके में क्या अंतर आप लोगों ने पाया है, तो ये मैं अपना व्यक्तिगत विचार पेश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जो कुशवाहा साहब के समय में भी काम होता था, काम चल रहा है, करीब करीब उसी ढंग से काम होता है, लेकिन थोड़ा सा कुशवाहा साहब के समय में जो काम का जो मोड था वो लोग थोड़ा सा खौफ में काम करते थे। अभी का जो माहौल है सो इतना मधुर वातावरण में ये कुलपति महोदय जो है सो वातावरण को बहुत मोल्ड किया है, इतना मधुर कर दिया है। और उनका ये कहना है, हमारे यहाँ भी एक दिन आए हुए थे, लोगों ने अटेंडेंस ला करके दिया, उन्होंने कहा हमको अटेंडेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं आपका जिसका जो काम है वो अपना काम करें, अटेंडेंस बनाने से थोड़ी होता है जो अपना काम कर लिए।
तो उनका भावना हम देखें, मतलब उनका मकसद है जो सभी लोग जिनका जो काम है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जिनको जो काम दिया गया है, वो सभी आदमी अपने काम को नियमित रूप से करें। और इनके काम करने का जो तरीका है सो बड़ा ही सौहार्दपूर्ण ढंग से चाहते हैं जो काम का निष्पादन हो, माने एक तो बढ़िया माहौल में जो हो, ताकि ऐसा नहीं लगे लोगों को। तो सभी फ्रीली जो है सो बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। जब जो यूनिवर्सिटी में जो पदाधिकारी गण है वो भी बड़ा आनंद से बहुत अच्छी ढंग से काम चल रहा है। कॉलेज का भी जो वातावरण है वो भी अच्छा है। प्रधानाचार्य लोग भी अपने ढंग से बढ़िया ढंग से सब चला रहे हैं कॉलेज को। जहाँ जो दिक्कत होती है वो लोग उनको कहता है। अभी हमारे यहाँ 3-4 सब्जेक्ट में शिक्षक आ गए हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइकोलॉजी में। अभी पता चला है जो ज्योग्राफी में भी एक पोस्टिंग हमारे यहाँ हो गया है, अभी उनकी सूची नहीं आई है। फिर भी अभी हिस्ट्री और हिंदी, मैथिली, संस्कृत, ये सब ऐसा विषय है जिसमें हमारे यहाँ शिक्षकों की अभी कमी है, जो कि हमारे माननीय कुलपति महोदय को मालूम है। और अभी हम लोग किसी तरह से क्लास वर्ग चला रहे हैं, बाहर से गेस्ट फैकल्टी ला करके या गेस्ट टीचर ला करके। और उनका कहना है जो ही हमारे यहाँ पैनल आएगा, निश्चित रूप से हमारा ये इंस्ट्रक्शन है, जो जहाँ 0 है उसको पहले 1 कीजिए, यानी जहाँ टीचर नहीं है उसको 1 शिक्षक निश्चित रूप से आप दें। और उसी के अनुरूप काम भी चल रहा है। परीक्षा का भी माहौल बढ़िया ढंग से चल रहा है। उनका है जो हमारा सत्र जो है सो नियमित हो, और बहुत अच्छे माहौल में जो है सो अभी लोग काम कर रहे हैं। और काम करने में मन भी लग रहा है, क्योंकि अच्छे माहौल में काम करने से लोगों को होता है जो नहीं भाई हम काम करें। सभी आदमी 4-5 घंटा, 6 घंटा, टीचर 5 घंटा नियमित रूप से कॉलेज में रहते हैं। शिक्षकेतर कर्मचारी 6 घंटा निश्चित रूप से रहते हैं। बायोमेट्रिक से हाजिरी बनती है। वो कहे जो ठीक है ये आपका बनेगा, ये आपका जाएगा, लेकिन आपका जो काम है वो आप अपना काम करें। और हमको लगता है जो वर्तमान कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनका काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो ढंग है, लोगों को इतना प्यार से कहते हैं जो नहीं भी चाहेगा उसको भी वो काम करना पड़ेगा, और वो करवा भी लेते हैं। तो बहुत ही महान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को हमने बताया कि किस तरह मिल्लत कॉलेज, जहां लड़कियों की छात्राओं की संख्या अचानक बढ़ी है और विश्वास का माहौल भी कायम हुआ है, वहीं जलान कॉलेज ने भी अपने कम आय स्रोतों से बेहतर करने का निर्णय लिया और कार्य भी कर रहे हैं। मरवाड़ी कॉलेज में जो प्राचार्य हैं वो पहले भी यहाँ रह चुके हैं, यहाँ के छात्र भी रहे, तो यहाँ बेहतर करने का इनकी भी एक मोटिव है। तो तीनों प्राचार्य अपने अपने महाविद्यालय में छात्रों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले कॉलेज में शिक्षक नहीं आते थे, अब बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो जाने के बाद 5 घंटे शिक्षक रहते हैं। इसलिए कोई भी छात्र अभिभावक आरोप नहीं लगा सकता कि अब महाविद्यालय में शिक्षक नहीं है। आप अपने छात्रों को अगर महाविद्यालय नियमित रूप से भेजेंगे तो 50% अंक आने की गारंटी है, ये सर्वे बता रहा है। इसीलिए तमाम दर्शकों से हम आग्रह करते हैं कि अब एक नया माहौल तैयार करने के लिए प्राचार्य को मदद करें, शिक्षकों को मदद करें, ताकि महाविद्यालय का जो विकास है वो लगातार हो और दरभंगा का जो गुणात्मक शिक्षा और रिजल्ट की बात है वो बेहतर हो सके। हम आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने बहुत बेशकीमती समय हमारे साथ दिया ताकि दरभंगा की जनता को रूबरू करा सके। धन्यवाद रहमतुल्लाह सर, धन्यवाद नरेंद्र सर, धन्यवाद हीरा जी। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू।